अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। पाकिस्तान में कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि बड़े अलार्मिंग फिगर्स उन्होंने दिए हैं कि 10 से 12 लाख तक जुलाई के आखिर तक कोरोना के केसेस जा सकते हैं। अवाम को मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना है। दूसरा, मुल्क में बजट की भी बहस जारी है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10% इजाफा करना चाहिए। अब ये बजट की भी सूरत हाल, साथ कोविड, ये चैलेंजेस हमारे सामने मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में इन इशूज़ पे गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे सिराज कासिम तेली, मारूफ कारोबारी शख्सियत, जुल्करनैन शाह साहब, जिनसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर के बारे में गुफ्तगू करेंगे, और प्राइवेट कॉलेजेस एसोसिएशन एक बनी है, उनके चेयरमैन है राना आदिल मुमताज़, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे प्राइवेट कॉलेजेस और ऑनलाइन बिजनेसेस जो कि बढ़ता हुआ एक कारोबार है। फूड पैंडा के कमर्शियल डायरेक्टर हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन आगाज़ गुफ्तगू हम करेंगे सिराज कासिम तेली साहब से, मारूफ कारोबारी शख्सियत, उनसे गुफ्तगू करेंगे कुछ बजट के हवाले से, जो चैलेंजेस हैं और जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, उनके हवाले से। सिराज साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी आपकी। सिराज साहब, टू बिगिन विद, अभी थोड़ा सा आखिर में एक कमेंट हम ले लेंगे बजट पे। अब लोग कह रहे हैं ऐसे बजट का क्या फ़ायदा जहां पे आपको 3 महीने के बाद एक और बजट लेकर आना पड़े, और लोगों को यह है कि सवाल उठ रहे हैं कि जो टैक्स कलेक्शन के फिगर्स हैं वो पूरे नहीं होंगे, रिलीफ नहीं दिया आपने, तो फिर ऐसे बजट का क्या फ़ायदा? देखें, मैं पहले से कह रहा था, पहले दिन से कह रहा हूँ जिस दिन बजट आया है, कि ये बजट 6 महीने के अंदर पूरा रिवाइज होगा। और अगर आपने नोट किया हो, आज के अखबार पढ़े हो, तो अखबारों में हफीज शेख साहब का कमेंट है जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था इन्होंने, कि ये कोई ऐसी किताब नहीं है जो चेंज नहीं हो सकती। और फिर इसने यही बोला है कि अब कुछ अरसे में इसमें एडजस्टमेंट्स होंगे, यानी कि ये मेरी बात की तायीद कर दी कि ये बजट अब टिकेगा नहीं, चेंज होगा। की वजह है, इसकी बड़ी वजह है। इसमें मैं थोड़ी देर ये भी कहूँ कि इनका भी कसूर कम है। इस पे बजट नहीं बन सकता इन हालात में। ये इनको बनाना पड़ा, कोई कानूनी कार्रवाई की जरूरत मुझे नहीं पता। और 9 महीने का इनके पास हिसाब था। 3 महीने जो कोरोना वाले हैं वो अभी स्टेटिस्टिक्स में आए नहीं है, और इनको बजट बनाना जरूरी था तो इन्होंने बना लिया। वो तो अब बजट वो जो बनाया है और फिगर्स रखे हैं, वो फिगर्स इतने ऐसे हैं कि हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, अगर कोरोना कल चला जाए अचानक तो शायद उसकी तरफ गाड़ी चल पड़े, मगर फिर भी नॉर्मली भी ये फिगर ऐसे है जो हो नहीं सकते। और मैं ये समझता हूँ कि एक तो ये कि बजट वापस इनको देना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। मुझे तकलीफ इस बात की है कि इन्होंने कहा कि ये रिलीफ बजट है, ये रिलीफ बजट नहीं है। इन्होंने कहा कि ये कोई नया टैक्स नहीं है, ऐसा भी नहीं है। इन्होंने 1000 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए और उन्हीं टैक्स पेयर्स में लगाए हैं जो पहले से टैक्स दे रहे हैं। नया टैक्स नहीं है, यानी कि सिराज का टैक्स या XYZ का टैक्स वो नाम नहीं है, मगर वो पुराने टैक्सों में बढ़ा दिया, रद्दोबदल करके बोझ बढ़ा दिया तकरीबन 1000 अरब का। अच्छा 1000 अरब का। सिराज साहब, लेकिन यहाँ पे दूसरी बात भी लोग करते हैं कि जी जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो बिजनेसमैन है, वो मराहत लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, मुश्किल टाइम आया तो वो अब साथ नहीं दे रहे। कि जो आपके जो एक्सपोर्ट्स वाले हैं वो कहते हैं कि जी अगर हमारा इंटरेस्ट रेट कम कर दें तो हम ये कर देंगे, तो ऑर्डर तो आ रहे नहीं है, इंटरनेशनल बंद है, तो इंटरेस्ट रेट की वो डिमांड गलत करते हैं। ये भी अब वो कहते हैं, और कहते हैं जब मुनाफा कर रहे होते हैं बिजनेसमैन तब कुछ नहीं होता, नुकसान होता है तो गवर्नमेंट को कहते हैं कि जी हेल्प करें। तो ये जो क्रिटिसिज्म है ये कितना जस्टिफाइड है? देखिए, आज के माहौल में ये बिल्कुल गलत है। ये अगर जनरल माहौल होता और स्पेसिफिक कोई इंडस्ट्री के बारे में बात होती तो मैं शायद मान लेता। आज के माहौल में आप ये नोट करें कि कराची की 17-18 हजार इंडस्ट्रीज में से लॉकडाउन शुरू हुआ है मार्च की 23 तारीख से। अप्रैल और मई 2 महीने, मई की आखिरी में लॉकडाउन में से कुछ इंडस्ट्री निकली है। इससे पहले एक्सपोर्ट इंडस्ट्री चलनी शुरू हुई, फिर वो एसेंशियल इंडस्ट्री चल रही थी। अब आप मुझे ये बताएं कि एक फैक्ट्री या इंडस्ट्री या कोई भी साइज हो उसका, वो 3 महीने तनख्वाहें दे और लोगों को निकाले भी नहीं और बंद करके बैठे रहे, तो ये कब तक चल सकता है? ये नुकसान ही है ना, स्ट्रेट अवे। ये सपोर्ट नहीं है तो क्या है? ये है, मगर इनको ये इस बात का एहसास नहीं है। और दूसरी बात ये है कि मेरे हिसाब से हमने इनको 4 आइटम कही थी करने के लिए। अगर वो कर देते, हमने 1 साल के लिए कहा था, हमने ये नहीं कहा था परमानेंट करो। टैक्सेस यानी कि सेल टैक्स है, FAD है, इनकम टैक्स है, जितने भी टैक्सेस है,
हम तो कहते थे आधा करो, आधा ना करो, थोड़ा सा कम कर दो, और यूटिलिटीज, गैस और बिजली को कम करो। और मैंने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का कहा था, उसकी अब जरूरत नहीं है, मैं उन्होंने कर दिया है। फिर भी कम किया है, मैं कोई बात नहीं, कर दिया है। और हमने कहा था इंटरेस्ट रेट, मुझे तो समझ में नहीं आता ये रजा बाकी सब क्या चाहते हैं, इनका क्या एजेंडा है। पहले तो लगता था कि ये हॉट मनी के चक्कर में 13.25% ले गए, अब वो हॉट मनी वाले तो भाग गए, अब क्या करना है। और 13.25 से 8% भी इन्होंने किस्तों में कम किया, वो सही नहीं है। और अब भी मैं समझता हूँ ये 4% होना चाहिए। देखिए मसला क्या है, मसला ये है कि बिजनेसेस सारे तकलीफ में है, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे समीज हो, चाहे छोटे ताजिर हो, कोई भी हो। अगर इस तरह का कोई रिलीफ मिलता, ताकि वो एक सर्वाइवल बजट होना चाहिए था, समझे, ताकि ये लोग सरवाइव कर जाए। एक साल सरवाइव कर जाते तो बाद में आप टैक्स वापिस बढ़ा के ले लेते। सारी उम्र जो टैक्स दिया है इन लोगों ने दिया है ना, और कराची वालों ने 70% टैक्स दिया है, जिसके बलबूते पर आप नाचते हो। और आज वो तकलीफ में है तो आप वो बोलते हो कि वो साथ नहीं दे रहे। सिराज साहब, ये बात मुझे समझ आती है, आपको समझ आती है, सारे कह रहे हैं, लेकिन जिन्होंने फैसले करने हैं उनको नहीं समझ आ रही। अच्छा सिराज भाई, एक इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ मैं आ रहा हूँ। आपने भी जिक्र किया बेरोजगारी का। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक स्कीम भी अनाउंस की थी। उन्होंने कहा था कि अप्रैल और मई और जून ये सैलरीज हम लोग देंगे, इसके बाद में लोग करें। अब ये एक्सट्रीम इमरजेंसी वाली सूरत हाल है, यानी पेशेंट आईसीयू में आया हुआ है, बीमार है, अब आप उससे पूछ रहे हैं कि जी आप पैसे दे सकते हैं नहीं दे सकते। बैंक्स अपना वही पुरानी डगर में, वो समझ रहे हैं कि बिजनेस एज यूजुअल है। यहाँ पे पूरा का पूरा तया पांचा हुआ हुआ है, सब चीज़ें हैं, वो अपने वही पुरानी चीज़ें हैं कि जी आप अपना कोलेट्रल लेकर आएँ, आप बाकी शर्तें पूरी करें। तो वहाँ पे पैसे मिल रहे नहीं है, बैंक्स बीच में हर्डल कर रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल में क्या लोगों को क्या हो गया, तो बेरोजगार होना शुरू हो जाएंगे। अगर मैं आपको बताऊं, ये स्टेट बैंक ने जो स्कीमें निकाली है, देखो एक बात तो पहले ये समझ लो कि स्टेट बैंक का जो भी इंटरेस्ट रेट है ना, वो इंटरेस्ट रेट नहीं है, वो है डिस्काउंट रेट। यानी कि बैंकों के जरिए जब मिलता है तो उस पर 2-3% ऐड हो जाता है, वो स्प्रेड ऐड हो जाता है, उनका खर्चा ऐड हो जाता है। अब जैसे 8 है तो समझ लो 11-12 पे मिलता होगा लोगों को। और इन्होंने जो स्कीम बनाई थी 4% पे, तो वो ये क्या है, ये बड़े लोगों के लिए, ये छोटे लोगों के लिए नहीं थी। अब इसलिए कि कोलेट्रल चाहिए और बैंकिंग से आपका ताल्लुक हो और ऑलरेडी आपका वास्ता हो। बल्कि मैं तो समझता हूँ ये पता नहीं 96 अरब या कितने अरब की बात करते हैं कि लोगों ने इस मद में लिए हैं। मैं समझता हूँ ये सारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बहुत बड़े बिजनेसमैनों ने लिए होंगे। और ये भी कैसे लिए होंगे, अब मैं ये कहूंगा तो सबको बुरा लगेगा, जिसके ऊपर ऑलरेडी लोन थी 12% वाली या 15% वाली, उन्होंने सैलरीज की मद में, देखा सबकी बड़े लोगों की सैलरीज थ्रू बैंकिंग चैनल ही जाती है, सैलरीज की मद में वो 3 महीने की सैलरीज के हिसाब से पैसे ले लिए। और इनकी जो इंटरेस्ट रेट वाले पैसे थे वो कम हो गए, तो उनका जो 12% वाला था वो 4% वाला हो गया 3 महीने के लिए। और ये एक्चुअली देखा जाए तो ये उन लोगों का फायदा देख रहे हैं जो बड़े लोग हैं। उसूलन हमने इनको कहा था, लिख के भेजा था, इनको करना चाहिए था इंटरेस्ट फ्री लोन पे एक स्कीम देनी चाहिए। और देखिए इसमें शराइत नहीं होनी चाहिए ना। देखिए सिराज भाई, इसमें शराइत इनको सबको दे ना, सबको मिले। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये इंटरेस्ट फ्री लोन दुकानदार लेवल पे या छोटे एसएमईज की लेवल पे 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख तक देते हैं, और खुदा ना खास्ता अगर वो डूब भी जाए बगैर शराइत के, तो वो भी 2-4 अरब रुपए होते बाबा, कोई मसला नहीं था। मगर वो गरीब लोग सरवाइव कर जाते हैं। अब मैं आपको एक और बात कहता हूँ, इस बजट के आने के बाद जिस तरह मैंने कहा ना कि रिवाइज होगा, और अब तो वो कहने लगे हैं, शेख साहब भी खुद के रिवाइज होगा इनडायरेक्टली, ये एडजस्ट होगा, फलाना होगा। दूसरा ये है कि ये 2-3 महीने अगर गुजर गए इस तरह, और अल्लाह ना करे दूसरा अगर लॉकडाउन करना पड़ा और ये हालात रहे, तो कुछ इंडस्ट्रिया, कुछ बिजनेसेस, कोई इंपोर्टर, कोई एक्सपोर्टर, कोई दुकानदार बैंकरप्ट हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। उनका जवाबदार कौन? ये तो सर पे रह के मरवाने वाला काम कर रहे हैं ना। इनको पैसे, और पैसे ये नहीं कहना कि पैसे नहीं है, देखो इनके पास फिस्कल स्पेस है। आपका IMF ने मौखर कर दिया 1 साल के लिए, G20 ने मौखर कर दिया, पेरिस क्लब ने मौखर कर दिया। आप अपना 80% आपकी लोन मुल्क की इंटरनल है। आप स्टेट बैंक और अपने बैंकों को बोले भाई फ्रीज कर दो,
नहीं देंगे 1 साल तक पैसे, और ये सारा पैसा इस्तेमाल करके आप दे दे इधर, आप सबको रिलीफ दे। और बहुत अच्छा मशवरा दिया सिराज साहब, क्योंकि यहाँ पे सर्वाइवल का मसला है ना। अब कारोबार नहीं है, लोग अगर नहीं आप देंगे तो कारोबार बंद हो जाएंगे, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं अपनी एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्रियल में, जो एग्रीकल्चर वाली जो एम्प्लॉयमेंट है वो तो अपने खेतों में खलिहानों में महदूद है। जो आपकी मूव करती है वो आपकी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं लोग, ऑफिसेज में काम करते हैं। अगर वो बेरोजगार हो जाएंगे, आपके टैक्सेस कम हो जाएंगे, क्योंकि इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन जो है उनका वो भी खत्म हो जाएगा। इनको समझना चाहिए ना इकोनॉमी में क्या डायनामिक्स है। तो ये क्या, इसका क्या, जब नुकसान हो जाएगा फिर ये फैसले करेंगे। मेरी तो समझ में नहीं आता, इसलिए कि देखे मैं आपको एक बात बताऊं, अभी इन्होंने बजट में कोई रिलीफ नहीं दी इस तरह की। अब पॉसिबिलिटी है कुछ इंडस्ट्रीज, कुछ बिजनेसेस, कुछ कारोबार सारे खराब हो, बंद हो जाए। मुझे एक बात बताओ, कराची 70% टैक्स देता है, और इधर कराची में अगर 10% 15% भी कारोबार बंद हो गए तो ये टैक्स किसका कम होगा? इनका टैक्स नहीं कम होगा, इनका भी कम हो जाएगा। और ये सोचे कि देखो आज आप अपने पेट पे पत्थर मारे, पत्थर लगाए, और खर्चे कम करें, और कर्जे सारे मौखर कराएं, और ये रिलीफ दे लोगों को। अगर ये आप रिलीफ नहीं देंगे तो कल आपको टैक्स नहीं मिलेगा। ये बचेंगे तो टैक्स देंगे ना, सरवाइव करेंगे तो टैक्स देंगे। आप दुनिया में किसी भी मुल्क में चेक कर लो, सब हर कोई कोशिश कर रहा है कि बिजनेस से सरवाइव करे, धंधे सरवाइव करे। सरवाइव करेंगे तो आगे गाड़ी चलेगी। ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी मर जाए। जब जल्दी मर जाएंगे तो ये समझते हैं बहुत कुछ मिल जाएगा इनको। देखिए, अमेरिका में, जापान में बिलियन ऑफ डॉलर्स लोगों को घरों में जाकर दे रहे हैं कि ताकि लोग रहें, कारोबार में रहें, रोजगार लोगों का रहे। ये तो सपोर्ट करने वाला टाइम है। यहाँ पे तो हुकूमत को भी चाहिए कि इंटरवीन करे और ये बैंक से लेकर वैसे ही दे दे लोगों को। एहसास प्रोग्राम में दे रहे हैं, वो तो कैश डोल आउट्स हैं। ये तो कारोबार चलेंगे तो फिर आगे के लिए आपको टैक्स वापस मिल जाएंगे, इनसे पैसे भी मिल जाएंगे वापस। तेली साहब, इसमें फिर क्या स्टेट बैंक की कोई कमेटी बननी चाहिए, रिव्यू करे, या गवर्नमेंट को इंटरवीन करे, क्या करना चाहिए? ये आप लोग कोई बात करेंगे? इस वक्त जो स्टेट बैंक की पोजीशन है, देखो मैं आपको बताऊं, 2-4 दिन पहले स्टेट बैंक ने सारे चैम्बरों के प्रेसिडेंटों से जूम पे मीटिंग की, गवर्नर साहब ने या आपके रजा बाकिर साहब ने, और उसके दौरान उन्होंने ये बताया कि इतने अरब रुपए हमने छोटे ताजिरों को दिए। हमारे प्रेसिडेंट ने इसको बोला कि छोटे ताजिरों को दिए तो हमें लिस्ट दो, लेकिन छोटे ताजिर तो हमारे पास रोड दो रहे हैं, तो उससे अभी तक लिस्ट प्रोवाइड नहीं की, और उल्टा नाराज हो रहे हैं। देखिए, हमारे प्रेसिडेंट ने स्टेटमेंट दे दिया। अभी स्टेटमेंट दिया है तो क्या गलत किया भाई? हमारा काम है हमारे लोगों को बचाना। अब आपके जहन में आपका काम है लोगों को मरवाना, तो आप मरवाए। इसलिए देखे, ये जिस गरीब लोगों को बचाना था, दुकानदार लेवल के, देखो बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों को भी बचाना है, जितना बड़ा या छोटा, हर कोई अपने हिसाब से फंसा हुआ है। अब ये आप जो कह रहे हो ना कमेटी वगैरह का, ये कुछ बनाने वाले हैं, मैंने सुना है, मगर मेरे हिसाब से देखो, ये स्टेट बैंक के गवर्नर साहब और इनकी ये जो टीम अभी बैठी है, खास तौर पे जो डिप्टी भी इनके मर्जी का बाहर से लिया है, ये IMF की टीम है। अब इनके साथ तो कमेटी हो कि ना हो कोई फायदा नहीं है, मगर फिर भी देखते हैं क्या करते हैं, ये मालूम करेंगे। अच्छा सिराज साहब, अब आ जाते हैं कि बजट के बाद उन्होंने कहा एक और मिनी बजट। अब तो हफीज शेख ने भी कह दिया, आपने भी कह दिया। अब कोरोना अभी तक बेकाबू है, किसी को समझ नहीं आ रही इसका एंड क्या होगा। आपने पहले ही कह दिया था। तो अब जो आगे जो ये करेंगे तो उसमें क्या करना चाहिए? अभी क्या पानी गुजर चुका है बहुत आगे, या अभी भी हम कुछ बेहतरी के इकदाम कर सकते हैं? अगर शेख साहब चाहे, इमरान खान साहब उसको कहे कि भाई अक्रॉस द बोर्ड रिलीफ दो, ये पिक एंड चूज वाला काम ना करो। ये ठीक है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को रिलीफ दिया है, मगर वो रिलीफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दिया है इसलिए कि इमरान खान की चॉइस थी, वो नौकरियां थी, अच्छी बात है, इनकार नहीं है। इन्होंने टूरिज्म को रिलीफ दिया है, अच्छी बात थी। इन्होंने 300 यूनिट के लोगों को रिलीफ दिया है, उनके बिलों में पैसे डाले, बहुत अच्छी बात है। करना चाहे तो सब कर सकते हैं, अच्छा काम भी हो रहा है 2-4 जगहों पे, मगर अक्रॉस द बोर्ड रिलीफ देना मैं इसलिए कह रहा हूँ जरूरी है कि आपको बहुत सारे लोग ऐसे हैं छोटे ताजिरों में और SMEs में जो आपके क्या कहते हैं बैंकों से काम नहीं करते। अब उनको आप कैसे रिलीफ दोगे? उसका रिलीफ देने का तरीका ये है कि आप बिजली गैस कम कर दो। उसका रिलीफ देने का तरीका ये है कि आप टैक्सेस में कम कर दो। उसका रिलीफ दे तो ताकि उनको पास
कैश फ्लो हो जाए और उनके कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नीचे जाए, ताकि वो सरवाइव करें। वो सरवाइव करेंगे तो आगे गाड़ी चलेगी ना, वरना कैसे चलेगी। और मैं समझता हूँ अभी भी हो सकता है, अगर इनकी नीयत चेंज हो जाए, ठीक हो जाए। इन्नमल अमालु बिन्नियात, इनको नीयत करनी है और इनको ये याद रखना है कि इनके इनके अमाल है, इनकी नीयत के ऊपर है। जी सिराज कासिम तेली साहब, बहुत शुक्रिया। जो आखिरी आपने बात की है कि ये देखना चाहिए और आम लोगों का ख्याल रखना चाहिए, रोज़गार वाले जो मुलाजिम पेशा लोग हैं उनका भी ख्याल रखा जाए। कहाँ सरकारी मुलाजिम, कहाँ प्राइवेट सेक्टर, हर कोई परेशान है। सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज है, तनख्वाह में इजाफा नहीं हुआ। प्राइवेट सेक्टर वाले तो अपनी जॉब्स के लिए वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी जॉब्स रहती या नहीं रहती। ऐसे मौके पर गवर्नमेंट को, स्टेट बैंक को, तमाम स्टेक होल्डर्स को एक इंसानी हमदर्दी के तौर पर भी और बिजनेस के सर्वाइवल के तौर पर और पाकिस्तान के सर्वाइवल के तौर पर भी इसको देखना चाहिए, क्योंकि ये कोलैप्स करना शुरू हो गई तो डोमिनो इफेक्ट आएगा और ये रुकेगा नहीं। और यही चीज़ें इनको टैक्सेस की मद में भी मिलेंगी, बाकी चीज़ों में भी मिलेंगी अगर ये लोग सर्वाइव करेंगे। अगर कोई बेरोजगार हो जाएगा, उसकी कंजम्पशन कम हो जाएगी, जो परचेजिंग पावर है वो कम होगी, जो मैन्युफैक्चरर है उनकी चीज़ें कम हो जाएंगी। तो ये सबके लिए लम्हा फिक्रिया है। और फिर एनार्की का खदशा भी है कि अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार होंगे, खाने को कुछ नहीं होगा, तो लॉ एंड ऑर्डर के भी मसले पैदा होंगे। तो ये सारी चीज़ें इंतहाई अहम है, इसको बड़ा सीरियसली देखने की ज़रूरत है। सिराज कासिम तेली साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनसे गुफ्तगू हुई। उनका यही कहना था कि अभी भी दुरुस्त इक़दाम करके इसको ठीक किया जा सकता है। अभी भी उम्मीद है कि इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके और आम लोगों का ख्याल रखा जाए। यहाँ पे वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आकर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। बजट में कई सेक्टर्स को मुराहत भी मिली हैं, जिसपे कंस्ट्रक्शन जो है गवर्नमेंट के एजेंडा पे बहुत टॉप पे नजर आता है। बजट से पहले एक तामीराती पैकेज अनाउंस हुआ था। कोविड के तनाजुर में इमरान खान गवर्नमेंट का ये कहना था कि जो तामीराती सेक्टर है ये पूरी की पूरी इकॉनमी को उठा सकता है, चला सकता है। मुराद दी नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट, और जो पीटीआई के मैनिफेस्टो में भी था कि 50 लाख घर हमने देने हैं, तो उसके लिए भी एक सारी चीज़ें थी जिसमें उनके मैनिफेस्टो से भी मुमासलत सी थी, वहाँ पे इन्होंने किया। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि ऑन ग्राउंड चीज़ें कब नज़र आएंगी, क्या क्या इस सेक्टर में प्रॉब्लम्स हैं, कैसे उसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है, और इतनी मुराद के बाद क्या कोई चीज़ अभी भी कम रह गई है। इन तमाम इशूज़ पे गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से जुल्करनैन शाह साहब, तजियाकार भी हैं, प्रॉपर्टी के सेक्टर में इनकी गहरी नज़र भी है, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। जुल्करनैन साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम फवाद साहब। शाह साहब, टू बिगिन विद, इतनी मुराहत हो गई हैं, यानी बजट आप देख लें, इससे पहले पूरा जो पैकेज है उसकी एक तवील फहरिस्त है, जो जो आपकी डिमांड्स थी पूरी हो गई हैं, वो तो डिलीवर तो कर दिया गवर्नमेंट ने। जो प्रॉपर्टी का सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है, ऑन ग्राउंड चीज़ें नज़र नहीं आ रही, इसकी क्या वजह है? देखिए फवाद साहब, अनफॉर्चुनेटली जब ये काम शुरू हुआ तो पूरी दुनिया इस वबा की लपेट में आ गई, कोरोना वायरस की। तो मईशत ने तो क्या चलना था, इंटरनेशनल ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस ने जन्म लिया और पाकिस्तान इस वक्त अनफॉर्चुनेटली हम बुरी तरीके से उसको फेस करने जा रहे हैं। और हम सबका फ़र्ज़ है कि हम उन तमाम SOPs के ऊपर भी अमल करें, और जो ईद के ऊपर हम लोगों ने मनहैसुल कौम जो रवैया इख्तियार किया उसकी सज़ा पे अल्लाह ताला में माफ़ करे। लेकिन बहरहाल रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो आपके तमाम के साथ जुड़ा हुआ है, तमाम चीज़ों के साथ, और इस वक्त जो हालात हैं। लेकिन एक बात जो सबसे अच्छी बात है, जो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर के ज़हन में शुरू से ये बात बैठी हुई है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का अगर पहिया चलता है तो आपकी सारी इकॉनमी के कोई 3-4 दर्जन के करीब सेक्टर ग्रो करना शुरू कर देते हैं, और ये बड़ी पॉजिटिव बात है उनके। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात है कि जो उनके साथ टीम है जिसने सारा काम करना है, वो ड्राइंग रूम में बैठ के पॉलिसी मुरतब कर रहे हैं, वो ग्राउंड रियलिटीज़ को फेस नहीं कर रहे, ना ग्राउंड रियलिटीज़ को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक हवा में बैठ के वो अपनी पॉलिसी को बनाते हैं। नहीं जुल्करनैन साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप ये कह रहे हैं कि जो पॉलिसी मेकिंग है और जो ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ है वो सिंक नहीं है, वो आपस में उनको कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, बेहतर चीज़ें नहीं है, कि यानी उसका पैगाम गया ही नहीं अभी तक आगे। देखिए दो चीज़ें हैं, दो एंगल पे हम ज़रा गौर कर लें। नंबर 1 कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी नहीं है। हम पिछली कई दहाइयों से टैक्स नेट के अंदर शामिल नहीं है। जब खान साहब की गवर्नमेंट आई और खान साहब ने डंडा उठाया तो वो डंडा ऐसे चला कि हर काम क्राइम बन गया, हर बिज़नेस को माफिया का लेबल लगा दिया गया, और हर बिजनेसमैन के पीछे FBR और दूसरे इदारे पड़ गए।
कुछ लोगों को पकड़ने की खातिर दो शायद 200 हैं 400 हैं, तो 2 लाख से 4 लाख या 2-4 मिलियन लोग मुतासिर हो गए। उसने एकदम बिजनेस के पूरे पहिए को रोक दिया, पूरी इन्वेस्टमेंट जो है वो ख़तरे में पड़ गई। देखिए सरमाया जो है ना, ये खौफ की फ़ज़ा में नहीं आता, जब खौफ की फ़ज़ा बढ़ जाती है तो सरमाया भाग जाता है। यही बात रियल एस्टेट सेक्टर के साथ हुई। FBI ने इस तरह की इन्वेस्टिगेशन शुरू करने की कोशिश कर दी कि बजाय जो टारगेट से हुकूमत के जिन लोगों को पकड़ना, उसके चक्कर में बाकी सारे लोग भी पिसना शुरू हो गए और रियल एस्टेट सेक्टर ने रुकना शुरू कर दिया। पाकिस्तान में अगर आप देखें इस वक्त तो मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल मतलब कम लेवल पे आई और आपके पास सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसको आप ग्रो करें, जिसको आप जिस पहिए को चलाएं तो आपकी सारी नेशनल इकोनॉमी के पहिए चलने शुरू हो जाते हैं, स्टील से लेके रेती बजरी तक। जुल्करनैन साहब ये तो अब गवर्नमेंट ने रियलाइज कर लिया ना, अब कर दिया इन्होंने, दे दिया। मेरा सवाल ये बड़ा ग्राउंड पे क्यों नहीं नजर आ रहा? मैं उस तरफ अर्ज कर रहा हूँ, खान साहब ने जब पैकेज अनाउंस किया तो वो कोरोना फेज शुरू हो चुका था। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट ने और गवर्नमेंट के साथ मीडिया ने उसको हाईलाइट ही नहीं किया। अभी तक आप रियल एस्टेट सेक्टर के, बल्कि इवन के आप लायर कम्युनिटी कंसल्टेंट से बात करें कि यार ये पैकेज है क्या, तो वो आपको कोई जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि क्लियरेंस नहीं आई, क्लैरिटी नहीं आ पाई है। बजट में जो ठीक है रिलैक्सेशन दी गई है, बट जो सबसे बड़ी मैं समझता हूँ जो ज़बरदस्त चीज़ है वो गवर्नमेंट का वो ऐलान है कि अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपसे आपका सोर्स नहीं पूछा जाएगा। पहिया रुकने का वजह उस सोर्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन थी जो सोर्स टैक्स नेट में शामिल ही नहीं था। जब वो टैक्स नेट में शामिल नहीं था तो लोगों ने परचेजिंग रोक दी कि जी शनाख्ती कार्ड जमा कराएं और फिर बैंकिंग सिस्टम के तहत जाएं। तो ये एक बड़ा अच्छी चीज़ अनाउंस हुई है, लेकिन बदकिस्मती ये हो रही है कि ना मीडिया इसको हाईलाइट कर पा रहा है, ना गवर्नमेंट के वो जो हमारी मीडिया की फ़ौज है जो हुकूमती इदारों की, वो तो सिर्फ लड़ाई मारकुटा या पोजीशन पे करने को तैयार रहती है। बट इस अपने पॉजिटिव स्टेप को, गवर्नमेंट का एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है इस वक्त जबकि FATF और IMF हमारे सरों पे बैठा हुआ है और हमारे ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम है, उस वक्त इस पैकेज का आना ये एक बोल्ड स्टेप है। और इस बोल्ड स्टेप को जो ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा ग्रास रूट लेवल के ऊपर, उसकी वजह यह है कि एक कोरोना है और दूसरी वजह यह है कि वो उसकी क्लैरिटी नहीं है और कम्युनिकेशन का आपका है कि कम्युनिकेट नहीं किया जा रहा है, इसकी मार्केटिंग नहीं की जा रही, बताया नहीं जा रहा लोगों को, आगाही नहीं है। नंबर 2 फवाद साहब, देखिए फवाद साहब, प्राइम मिनिस्टर तो सिर्फ ऐलान कर देंगे, अब उसको इम्प्लीमेंट होना है नीचे के लेवल पे। आप जरा सारी अथॉरिटियां देख लें, CDA, KDA, RDA, LDA सारी को उठाएं और 2 साल में आप एक रिकॉर्ड मंगवाएं कि 2 सालों में LOP कितने सबमिट हुए, कितने प्रोजेक्ट्स के। आप देखेंगे कि अगर 100 प्रोजेक्ट के सबमिट हुए तो 10 को भी NOC नहीं मिला। तो क्या मतलब है कि 90 प्रोजेक्ट जो हैं उनकी रेगुलेशन ठीक नहीं है या सुस्त रवि का शिकार है या उसके अंदर कुछ और प्रॉब्लम है। भाई अगर अथॉरिटी के पास आपके पास एक सेट क्राइटेरिया है, आपको LOP सबमिट हुआ, फीसें जमा हो गई, तो आप या ऑब्जेक्शन लगा कर रिजेक्ट करें या उसको एक्सेप्ट करें, लेकिन दोनों सूरतों में नहीं किया जा रहा। जब LOP अप्रूव नहीं होगा और आपके शहरों में अर्बन के अंदर बगैर LOP अप्रूवल के लगेंगे तो आपका डिजास्टर भी होगा, आपके स्लम्स भी क्रिएट होंगे और आपके रेगुलेटेड मार्केट भी जन्म नहीं लेगी। इसके अलावा जो फवाद साहब मसला हम बहुत बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के आने, देखिए इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी, हम 2 इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करते हैं, एक ओवरसीज़ के ऊपर और एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आपकी एक रेगुलेटेड मार्केट चाहिए होती है। पाकिस्तान का रियल एस्टेट सेक्टर रेगुलेटेड नहीं है। अभी तक पाकिस्तान में शायद 2 या मैक्सिमम 3 रीट हुई हैं और ये उसका हालात है कि SECP बिल्डर्स को कन्विंस ही नहीं कर पा रहा अपने रेगुलेशन की वजह से कि रीट इज़ द बेस्ट मॉडल जिसके रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट दुनिया भर में चलता है और पूरी दुनिया की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल मोबिलाइजेशन होती है वो रेगुलेटेड सेक्टर के अंदर होती है, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के अंदर FDIs नहीं आते। इसके साथ इस वक्त इतना अच्छा मौका है दुनिया में, अगर आप गौर करें कि पूरे गल्फ़ के अंदर क्राइसिस है रियल एस्टेट का, यूरोप के अंदर रियल एस्टेट का बबल ब्रास्ट हो चुका है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर ROIs डाउन हो चुके हैं, सेंट्रल एशिया में गुंजाइश नहीं है, साउथ एशिया में सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के पास ROI अच्छा है। और इस वक्त अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपने स्टेट बैंक के ज़रिए बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट कर दे और अपनी अथॉरिटीज़ को थोड़े सख्ती कर दे कि आप अपने रेगुलरिटीज़ अथॉरिटी को नरम करें और क्विक काम करें, तो इट इज़ अ गुड चांस फॉर अस
कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल प्राइवेट इक्विटी फर्म्स और जो बिल्डर गल्फ में बैठे हैं वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी ना रेवेन्यू का निज़ाम ठीक है, ना हमारी रेगुलर अथॉरिटी का ठीक है। और इसके अलावा जो मेन चीज़ फवाद साहब है ना, जो आप तरक्की करते हैं, आपका कंज्यूमर बहुत अच्छा है पाकिस्तान का। आप कोई भी प्रोजेक्ट अगर लेजिटिमेट प्रोजेक्ट आता है, उसकी डिलीवरी अच्छी होती है, बिल्डर का कॉन्फिडेंस होता है सोसाइटी के अंदर, तो प्रोजेक्ट बिकता है। अच्छा, लेकिन इसी से मेरा यहाँ सवाल प्रॉब्लम ये है कि यहाँ इंस्टीट्यूशन का, लेकिन ये आपने कहा ना बाहर आएगा, तो जो अभी कोविड की सूरत हाल है, जो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई है, अगर इतने प्रोजेक्ट बनते भी हैं कंस्ट्रक्शन के, तो उसके बायर्स कहाँ से आएंगे? लोगों में इतनी इस्तात है कि खरीद सकें चीज़ें? देखिए आपका रियल मार्केट पोटेंशियल मौजूद है। आप आर्टिफिशियल दुबई की तरह मार्केट क्रिएट नहीं कर रहे। आपकी इस वक्त डिमांड है, आपके अर्बन सेक्टर के ऊपर इतना प्रेशर है। ये जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया था 50 लाख घरों का, और उसको अनफॉर्चुनेट अभी तक नहीं कर पाई है। ये एक रियल डिमांड है, आपकी 50 लाख डिमांड नहीं, इससे ज़्यादा की डिमांड है और रियल मार्केट मौजूद है। बात यह है कि आप उसको अमल करने दें, उसको आने दें, ताकि आप एक रेगुलेटेड सेक्टर डेवलप हो। जब तक रेगुलेटेड सेक्टर डेवलप नहीं होगा तब तक तो कोई चीज़ प्रॉपर बन नहीं पाएगी और इंटरनेशनल इन्वेस्टर नहीं आएगा आपके पास। इंटरनेशनल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि हमारा जो गवर्नेंस सिस्टम है रियल एस्टेट का, अभी एक मेन आप ज़रा समझिए, आप कोई इस वक्त अगर इंटरनेशनल इन्वेस्टर को लाया जाए तो सबसे पहले बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के पास उसको 6 महीने चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसकी क्लियरेंस, उस एजेंसी की क्लियरेंस। उसके बाद स्टेट बैंक के पास पॉलिसी है कि जी आप पैसे तो ले आए हैं, आप पैसे का प्रॉफिट वापस कैसे ले जाएंगे, वो इतना टिपिकल है कि आप लाख कोशिश कर लें, आपके पास इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट नहीं आती। अभी सिर्फ चाइना ने मलेशिया में एक प्रोजेक्ट किया है, उसका नाम है फॉरेस्ट सिटी। सिर्फ फॉरेस्ट सिटी के अंदर एक प्राइवेट डेवलपर ने फवाद साहब $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट किया, $100 बिलियन इन अ वन प्रोजेक्ट फ्रॉम द वन प्राइवेट इन्वेस्टर फ्रॉम चाइना। जबकि पाकिस्तान हम क्लोज लाए हैं और तो यानी हमारे पास हमारे उनके साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशन है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का गवर्नमेंट बड़ा क्रेडिट लेती है कि हम 27 नॉचेस और ऊपर आ गए, लेकिन ये तो बड़े प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं कि अगर आपकी विंडोज़ है, वन विंडो कहते हैं सोल्यूशन होगा, तो वो तो कोई चीज़ मौजूद नहीं है अभी भी। यानी आप कह रहे हैं कि रुकावटें हैं वहाँ पे। वो पता नहीं फवाद साहब, वो वन विंडो पता नहीं कौन सी वाली है और कहाँ से काम होते हैं। बहरहाल आप इस वक्त ज़रा सर्वे कर लें और बिल्डर से पूछिए कि वो कौन सी वन विंडो है गवर्नमेंट की जो आज तक इनको नज़र नहीं आई है। अच्छा, पता नहीं वो विंडो ज़रा बता दीजिएगा, हुकूमत से पूछ के वो कहाँ पर है। अच्छा शाह साहब, जहाँ पे जाके काम होना है। फाइनल वर्ड आपकी तरफ से ज़रा समराइज़ करते हैं। आपने बड़ा अच्छा आइडेंटिफाई किया कि चीज़ें हैं कि हमें रेगुलेटर की भी ज़रूरत है, थोड़ा सा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाए, वन विंडो ऑपरेशन भी हो जाए, और इसकी आगाही, क्योंकि अभी तक जो स्कीम आती है उसको मार्केट भी तो करना होता है, उसके बारे में बताना होता है। तो आप कह रहे हैं कि बैंक्स में भी ये प्रॉब्लम है, ये तो सारे प्रॉब्लम्स हो गए। अब इसमें अपॉर्चुनिटी की भी आप बात कर रहे हैं कि बहुत निकलेगी, चीज़ें भी बेहतर होंगी। सजेशंस क्या हैं कि क्या क्या करें? गवर्नमेंट ने तो नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया हुआ है, वहाँ पे वो भी मौजूद है। सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी इस वक्त ये है कि जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि आपसे सोर्स नहीं पूछा जाएगा। अगर ये अच्छी तरीके से मार्केट हो जाए तो जो आपकी ग्रे के अंदर जो चीज़ें पड़ी हैं वो आपकी लीगल, डॉक्यूमेंटेड और टैक्सेबल नेट के अंदर आ जाएंगी। ये बहुत अच्छा स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेट कोरोना और उसको नीचे के लेवल पे ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम डिले हो रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, डेट टाइम बहुत कम दिया जा रहा है, इसको टाइम को एक्सटेंड करना चाहिए कि बजाय सिर्फ दिसंबर 2020 तक हो, इसको दिसंबर 2021 तक ले जाए, ताकि जैसे ही कोरोना का फेज़ ख़त्म हो अल्लाह करे तो डेवलपर और जो इन्वेस्टर्स हैं, पाकिस्तान में इंटरनल पैसा बहुत पड़ा है। अभी आप देखिए कोई प्रोजेक्ट अनाउंस होता है, उसकी बिकने के कोई हमें बैंक सपोर्ट नहीं करता इस वक्त बिल्डर को। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो स्टेट बैंक को इंस्ट्रक्ट करे कि वो अपनी पॉलिसी बनाए कि रियल एस्टेट सेक्टर को जब इंडस्ट्री का दर्जा दे ही दिया गया है तो उन कंज्यूमर फाइनेंस को ओपन करे। आपने जो डिजिट्स है, जो इंटरेस्ट है हमारा डबल में, उसको सिंगल डिजिट में लाए ताकि लोगों को आसानी हो काम करने की। और बाकी जो उन्होंने टैक्स में विदहोल्डिंग टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स में, क्या अच्छा स्टेप है, बट द मेन थिंग, आप अगर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को हम ले आना चाहते हैं तो हमें बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को और स्टेट बैंक को रेगुलेट करना पड़ेगा और थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा उनको काम करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ मौजूद थे जुल्करनैन शाह साहब। हुई रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से, प्रॉपर्टी सेक्टर के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात हुई है। बातें बड़ी पर्टिनेंट उन्होंने की हैं कि जो चीज़ें हैं
ऐलानात अपनी जगह पे, लेकिन ऑन ग्राउंड उनको लाने के लिए अभी भी कई मराहल हैं जो करने हैं। कोविड का भी जिक्र किया कि कोविड की वजह से भी चीज़ें रुकी हुई हैं, लेकिन कोविड की वजह से तो सारी चीज़ें हुई हैं। अदरवाइज़ जो FATF की रेगुलेशन थी, जिस तरह के सोर्स नहीं पूछी जाएगी, ये पॉसिबल नहीं था। फिर जो रेट जो कम किया था, इंटरेस्ट रेट का भी कम किया था, वो भी इसी वजह से ही हुआ है। लेकिन वी होप कि ये पिक हो, कंस्ट्रक्शन अगर इंडस्ट्री पिक होगी तो अलाइड इंडस्ट्रीज चलेंगी तो मुल्क का और मईशत का पहिया चलेगा। यहाँ पे वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आकर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम एक इंतहाई अहम सेक्टर के बारे में गुफ्तगू करेंगे, वो है एजुकेशन सेक्टर पाकिस्तान में। एजुकेशन सेक्टर जब से कोविड आया है, क्राइसिस से गुजर रहा है, और यहाँ पे 3 तरह के इसमें आप कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। एक स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। हर कोई स्कूल की बात करता है, जो पेरेंट्स भी आते हैं, फ़ीसों में इजाफे की बात आती है तो स्कूलों की बात हो जाती है। यूनिवर्सिटी वाले ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, वहाँ पे अलहदा यूनिवर्सिटी की फ़ीस का स्ट्रक्चर भी फ़र्क है। एक जो तबका जिसकी अभी तक कहीं सामने सुनवाई भी नहीं हुई, ना वो अभी तक सामने आया, वो है कॉलेजेस का तबका। ये जो कॉलेजेस है, तकरीबन प्राइवेट सेक्टर इसमें 60% कॉलेजेस, पाकिस्तान में 10 से 15 हज़ार कॉलेजेस हैं, 60% प्राइवेट सेक्टर में है। उनकी कहीं भी बात नहीं हो रही। पंजाब के एग्जांपल ले लें, मुराद राज साहब बात करते हैं, वो उनके ज़िम्मे प्राइमरी है। यासिर हुमायूं साहब हैं, वो हायर एजुकेशन उनके पास है, वो है वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की बात होती है। तो जो कॉलेजेस वाला सेक्टर है उसके बारे में गुफ्तगू करने के लिए फिर कुछ मुख्तलिफ बातें भी बनी हैं कि एजुकेशन सेक्टर में लोग बेतहाशा पैसा बना रहे हैं, यानी मिंटिंग मनी, पीपल आर मिंटिंग मनी। तो उसमें क्या हकीकत है, क्या सूरत हाल है? मेरे साथ मौजूद है अभी राना आदिल मुमताज़ साहब, ये चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान प्राइवेट कॉलेजेस एसोसिएशन के। राना साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम फवाद साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। राना साहब देखें, कॉलेजेस को कहीं सुनवाई नहीं हो रही, हमने कहा कि कॉलेजेस की भी बात करते हैं। तो ये जो पहले बात मैं करना चाहूँगा कि एजुकेशन सेक्टर में स्कूल हो गए, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बेताशा पैसा बना रही हैं, मुश्किल वक्त आया है, ये सपोर्ट नहीं कर रहे। कॉलेजेस की हद तक ये बात कितनी दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फवाद साहब, सबसे पहले आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने आज सही मानों में, मैं समझता हूँ कि जो आपके चैनल का नाम है पब्लिक न्यूज़, वो सही मानों में आज उस सेक्टर को उजागर करने की कोशिश कर रहा है जिसके अंदर हमें कई सालों से बेबहा, दहाइयों से हमें बेबहा चैलेंजेस जो है वो फेस करना पड़ रहे हैं। हम अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि जब भी हम कभी प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो हम प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो 5 से 10% जो स्कूल या कॉलेजेस जिनकी फ़ीसें बहुत ज़्यादा हैं, जो शायद बहुत साल से काम कर रहे होंगे, हम उन्हीं 5 से 10% स्कूल और कॉलेजेस को मद्देनज़र रखते हुए हम इग्नोर कर देते हैं उन 95% से 90% जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर स्कूल कॉलेजेस हैं जिनकी फ़ीसें बहुत ज़्यादा नहीं हैं। अगर मैं एज चेयरमैन ऑल प्राइवेट पाकिस्तान कॉलेजेस एसोसिएशन के बिहाफ पे अगर बात करता हूँ तो जो हमारे कॉलेजेस हैं उनकी अगर हम एवरेज माहाना फ़ीस देखते हैं तो वो फ़ीस हमारे यहाँ 2500 से लेकर 3500 रुपया पर मंथ बनती है, जो कि एक मैं समझता हूं कि इंतहाई कम फीस है। और इस कम फीस के बावजूद स्कूलों की जो फीसें कंडीशन क्लासरूम्स, जी राना साहब, जो स्कूलों की फीसें जो हमारे पास आती है 25,000 30,000, जो पेरेंट्स सरापा एहतजाज होते हैं 40-40 हज़ार तक हमारे पास वो आती हैं लोगों के चालान्स। तो कॉलेजेस इतने सस्ती तालीम क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? वो तो लाख, वो तो 1 लाख रुपए तक भी फीस हमारे मुल्क के अंदर स्कूलों के अंदर मौजूद है। लेकिन मैंने जैसे पहले बात की कि वो जो 10% या 5% एक हिस्सा है हमारे मुल्क का, एलीट स्कूल्स, एलीट कॉलेजेस, उनको मद्देनजर रखते हुए हम सारे वो इदारे जो बहुत कम फीस के अंदर पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सरकार के काम में अपना हिस्सा डाल रहे हैं, हम उन्हें कैसे इग्नोर कर सकते हैं? और ये फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो मौजूद हैं, वो FBR के पास भी मौजूद हैं, वो बैंक्स के अंदर जो फीसें ली जाती हैं उसकी शक्ल में भी मौजूद हैं। और ये सालाना एवरेज जो जिस एवरेज के तहत ये सारे कॉलेजेस पढ़ा रहे हैं वो 30,000 से 40,000 रुपये के दरमियान है। तो 30 से 40,000 रुपये के दरमियान के अंदर अगर हम 5 से 6 लाख रुपए के किराए पे एक बिल्डिंग लेते हैं कॉलेज के लिए, हम 40,000 से ज़ायद तनख्वाह के ऊपर अपने बेहतरीन असातिज़ा को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिक्योरिटी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है वो हम उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर इतना प्रॉफिट नहीं है जितना गवर्नमेंट समझती है। और मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट जो है वो अब जिस सेक्टर के अंदर खुद तालीम प्रोवाइड कर रही है, उसी सेक्टर के अंदर प्राइवेट सेक्टर जो है
वो तालीम प्रोवाइड कर रहा है, तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट बजाय सपोर्ट करने के, मोस्ट ऑफ द टाइम गवर्नमेंट जो है वो इस लेवल पे चली जाती है कि गवर्नमेंट को ये लगता है कि शायद ये जो प्राइवेट सेक्टर के तालीमी इदारे हैं ये नुकसान कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्राइवेट सेक्टर के तालीमी इदारे जो हैं वो बेहतरीन तरीके से अपना हिस्सा डाल रहे हैं। हमारे बच्चे जो हैं वो टॉप पोजीशंस हासिल कर रहे हैं। हमारे बच्चे स्पोर्ट्स के अंदर, हमारे बच्चे बोर्ड की पोजीशंस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ की पोजीशंस के अंदर। और हमारी अगर पास परसेंटेज को आप कंपैरिजन करें जो गवर्नमेंट सेक्टर के तालीमी इदारे हैं तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। तो बजाय इसके कि हमें मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे माफिया कह के हमें मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो ये समझा जाए कि ये शायद तालीमी इदारे नुकसान कर रहे हैं, तो माजरत के साथ ऐसा नहीं है। हम गवर्नमेंट के साथ हमेशा मौजूद हैं और हम हमेशा अपनी ये जिम्मेदारी समझते हैं एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कि हमें अपने मुल्क व कौम के बच्चों को बेहतरीन तालीम प्रोवाइड करनी है। और वो जो हमारे मुल्क के अंदर हीरोज़ जो हैं वो नापैद होते जा रहे हैं, हमारा ये हमेशा फोकस रहता है कि हम अपने मुल्क के अंदर ना सिर्फ तालीमी मैदान में बल्कि खेल के मैदान में, बल्कि इसके साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर। जी राना साहब, ये बातें तो आप कर रहे हैं, मुझे आप फाइनल बताएं ना कि देखें आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट कॉलेजेस को, आप लोगों की डिमांड क्या, आप लोग चाहते क्या है कि क्या गवर्नमेंट क्या करे? सबसे पहले तो हमें गवर्नमेंट है उससे हमारी डिमांड ये है कि हमारे जो बिल्डिंग्स जो रेंटल पे हैं उनके अंदर हमें कोई ना कोई रिलीफ जो है, कोई बेल आउट पैकेज हमें दिया जाए। अब बड़े आसान तरीकाकार उसके पास गवर्नमेंट के लिए मौजूद है कि गवर्नमेंट जो है जो बिल्डिंग मालकान है उनको इनकम टैक्स के अंदर, उनको वेल्थ टैक्स के अंदर छूट दे के वो हमें रिलीफ दिलवा सकते हैं। हमारे जो लैंडलॉर्ड्स हैं जो हमारे किराए पे मुख्तलिफ कॉलेजेस काम कर रहे हैं, इसके साथ साथ गवर्नमेंट हमें सैलरी के अंदर सपोर्ट कर सकती है, जो कि बिल्कुल अभी तक हमें गवर्नमेंट ने किसी तरह की सपोर्ट प्रोवाइड नहीं की। गवर्नमेंट हमें 0% मार्कअप के ऊपर लोन प्रोवाइड कर सकती है ताकि हम अपने सर्कल्स को बेहतरीन तरीके से चलाने में कामयाब हों। और मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब हम किसी बैंक के अंदर अप्लाई करते हैं तो वो कहते हैं कोलैटरल लेकर आएँ। तो अगर ये कोलैटरल इस प्राइवेट सेक्टर के अंदर इतने ज़्यादा लोगों के पास मौजूद हो तो फिर मैं समझता हूँ कि शायद ज़रूरत ही ना रहे कि गवर्नमेंट से हम लोन लें। तो हमें बैंक्स की तरफ से 0% मार्कअप पे आसान शराइत के ऊपर जो है वो लोन प्रोवाइड करने चाहिए। इसके साथ साथ जो हमारे यूटिलिटी बिल्स हैं उसमें 1% भी गवर्नमेंट ने हमें अभी तक किसी तरह की कोई सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड नहीं की। तो मेरी गवर्नमेंट से डिमांड है कि हमें यूटिलिटी बिल्स के अंदर जो हम कमर्शियल लेवल पे यूटिलिटी बिल्स देते हैं, जो फैक्ट्रीज के लोग, जो मिल्स के लोग जो बिल भरते हैं जिस परसेंटेज से, उस परसेंटेज के साथ, उस परसेंटेज के साथ हमसे प्राइवेट कॉलेजेस से वो बिल्स जो है वो गवर्नमेंट लेती है, तो उन बिल्स के अंदर हमें रिलीफ दिया जाए ताकि हम बेहतर तरीके से हम अपना काम जारी रख सकें। और खुदारा मुझे इस बात का खदशा है कि आने वाले महीनों में ऐसा ना हो कि हमारे मुल्क के बहुत सारे कॉलेजेस, हमारे मुल्क के बहुत सारे स्कूल्स बंद हो जाएं, हमारे बहुत सारे असातिज़ा जो हैं वो खुदा ना खास्ता वो बेरोज़गारी की तरफ चले जाएं। अभी तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर तमाम तालीमी इदारे अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि वो सैलरीज़ को किसी तौर भी कम ना करें। और आप हैरान होंगे फवाद साहब कि हमें ये कहा गया कि जी आप मंडे ट्यूसडे को सिर्फ फीस लेंगे, और मुझे इस बात का अफसोस है कि आप मार्केट्स जो है वो तो आपने हफ्ते में 5 दिन खोल दी। और जब तालीमी इदारों की बात आती है, और तालीमी इदारे के लोग पढ़े लिखे लोग हैं जो बेहतर तरीके से SOPs को फॉलो कर सकते हैं, बजाय इसके कि हमें ये कहें कि जी ठीक है आप 5 दिन के लिए अपना अकाउंट्स ऑफिस, अपने सेटअप सिस्टम जो है उसको ओपन रखें और आप फीसें कलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें मंडे ट्यूसडे के ऊपर एक तो इन्होंने बिल्कुल जो है वो बाउंड कर दिया कि जी आप मंडे ट्यूसडे के अलावा फीस नहीं ले सकते। और मुझे इस बात का अफसोस है कि ऐसे कॉलेजेस को सील किया जा रहा है। मतलब मुझे अफसोस हुआ इस बात का कि जब कॉलेज के अंदर आप फीस ले, एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप फीस ले लें, दूसरी तरफ पेरेंट्स के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है, पेरेंट्स के पास, हमें अंदाज़ा है कि पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है इस सारी सूरत हाल के अंदर। तो ये तीनों सेक्टर्स को मिल के इसका एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो है, जब हमारे साथ, हमने अखबार में अपना खुला ख़त लिखा प्राइम मिनिस्टर साहब के नाम, हमने अपने जो राजा यासिर हमायूं साहब जो हमारे मिनिस्टर हैं उनके नाम हमने खुला ख़त लिखा। और मुझे अफसोस है कि गवर्नमेंट के किसी भी बंदे ने हमारे साथ रब्ता नहीं किया। और मैं हैरान हूं कि राजा यासिर हमायूं साहब इन दिनों कहाँ हैं। वो बजाय आगे बढ़ के हमें सपोर्ट करने के, वो बजाय आगे बढ़ के हमारा हाथ पकड़ने के, हमारे कंधे के साथ कंधा लगा के कि यार ये लोग साल हा साल से तालीम के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इनको हेल्प किया जाए, इनको सपोर्ट किया जाए, इनको दिलासा दिया जाए, तो मुझे हैरत है कि वो कहीं हमें नज़र ही नहीं आते।
वो हमें कहीं सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आ रहे। राना दिल साहब, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान प्राइवेट कॉलेजेस एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद है। बहुत टाइम का राना दिल। मुमताज साहब, बातें उनकी और गवर्नमेंट की तरफ उन्होंने जो अपनी अपील भी है वो भी पहुंच गई है, बातें भी हैं कि रिलीफ प्रोवाइड किया जाए। जो कोविड की जो सूरत हाल है, जहां बाकी सेक्टर्स को किया जा रहा है, प्राइवेट कॉलेजेस वाले भी कह रहे हैं कि उनको भी रिलीफ प्रोवाइड किया जाए। स्टेट बैंक की बात एक दफ़ा फिर आ गई कि जहाँ पे वो कोलेट्रल मांग रहे हैं, बाकी चीज़ें कह रहे हैं, इस पॉलिसी को भी नज़रसानी करने की ज़रूरत है। यहाँ पे वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आकर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। पाकिस्तान में जहाँ कोरोना के मनफी असरात हैं, वहाँ पे एक मुस्बत पहलू यानी कह लें कि शर में से खैर का पहलू भी निकला है, और वो ऑनलाइन बिजनेस है। पाकिस्तान में जो ऑनलाइन बिजनेस हैं बड़े थ्राइव किए हैं। हमारा तर्ज ज़िंदगी भी चेंज हो रहा है। पहले जो वर्क फ्रॉम होम, शॉप फ्रॉम होम, अब ये चीज़ें काफ़ी हद तक सरायत कर गई हैं पूरे माशरे में। इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमें फूड पैंडा पाकिस्तान, जो फूड ऑनलाइन डिलीवरी की ऐप है, उसके कमर्शियल डायरेक्टर मुंतका पराचा में ज्वाइन करेंगे। उनसे बात करते हैं कि बिज़नेस पे क्या असरात आए हैं, क्या इम्पैक्ट आए हैं। मुंतका, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी आपके? जी फाइन। मुंतका, पहले तो हम बात करते थे इंटरनेशनल कंपनीज़ की, ऑनलाइन स्टार्टअप्स की। अब ये पाकिस्तान की एक कंपनी है जो बड़ी थ्राइव कर रही है। फूड पैंडा ने इसको एक्वायर किया, फिर अब ग्रो कर रही है, मुसलसल ग्रो कर रही है। तो मुझे बताएं कि कोविड का क्या इम्पैक्ट आया है और उसके लिए कैसे आप लोगों ने रिस्पॉन्स कैसा किया अपना? जी बिल्कुल। जब कोविड शुरू में आया था ना जी, मार्च में, तो उस टाइम पे तो एक बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट आया था सारे बिजनेसेस पे इन पाकिस्तान। हमारे पे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आया। हमारे बहुत ऑर्डर वॉल्यूम्स गिर गए बिकॉज लोगों को आइडिया नहीं था कि जी क्या चीज़ खुली होगी, क्या चीज़ बंद होगी। गवर्नमेंट ने जब एक दफ़ा स्टेप लिए कि जी होम डिलीवरीज हमने ओपन रखनी है बिकॉज इससे लोगों को हम घर पे बैठा सकते हैं, तो वहाँ से फिर हमारी ग्रोथ जो है ना जी, वो प्री कोविड टाइम से बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी अगर हम बात करें ऑर्डर वॉल्यूम्स की, तो हमारे अगर पहले 80-85,000 डेली ऑर्डर्स हुआ करते थे, तो अब वो 1.5 लाख के ऊपर पहुंच गए हैं। तो काफ़ी ग्रोथ हुई है। लोग जो हैं अब वो ज़्यादा ऑप्ट कर रहे हैं कि जी हम ऑनलाइन ऑर्डर करें ताकि हम घर बैठें, और एज मच एज पॉसिबल सोशल डिस्टेंसिंग जो है। मुंतका, इसमें कुछ एरियाज भी आप लोगों ने बढ़ाए हैं। पहले भी आप लोग कई शहरों में पाकिस्तान के मौजूद हैं, तो अब एरियाज की कवरेज अपना वो भी बढ़ाया है। और बाकी जो स्टार्टअप्स हैं, जो इस तरह की ऑनलाइन कंपनीज हैं, उनके लिए क्या एडवाइस, मशवरा, यानी एक शेयर्ड एक चीज़ अगर हम कर लें ताकि लर्निंग एक हो जाती है सबके लिए? जी बिल्कुल। हमने देखे जी जो दो तीन बहुत बड़े बड़े मेजर स्टेप्स लिए हैं। एक तो हमने ये किया कि हमने अपनी एक्सपेंशन जो है ना वो नहीं रोकी, तो हम न्यू सिटीज़ में जा जाके हम लॉन्च करते रहे हैं। पिछले अगर आप इस कोविड टाइम की बात करें तो हमने लाड़काना, ओकाड़ा, कसूर, अटक, ये सारे हमने अभी लॉन्च किए हैं, और अभी 2-3 और हमारी पाइपलाइन में सब लॉन्च कर रहे हैं, तो हम एक्सपैंड वहाँ से कर रहे हैं। दूसरा, हमने एक और बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट लिया था, वो ये लिया कि जी हमारा ना रेस्टोरेंट का एक डिलीवरी रेडियस होता है कि कितने सर्कमफ्रेंस में वो डिलीवर कर सकते हैं। तो हमने वो ना काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स के लिए बढ़ा दिया, बहुत सारी सिटीज़ में ना वो एनहांस कर दिया। उससे ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपका रेस्टोरेंट देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑर्डर करें ताकि ज़्यादा आपकी आमदनी बढ़ सके। तो डिलीवरी टाइम बड़ा लोगों को शिकायत होती है कि लेट हो जाए ना तो कॉल्स आती हैं, और जो कंप्लेन जो है उनका रिड्रेसल का, रिट्रीव का, वो क्या सिस्टम वो भी इम्प्रूव किया है? प्रेशर तो बहुत आया होगा कि आपके नेटवर्क पे जब कॉल्स सब चीज़ें बढ़ गई हैं। आप इसको इसी हिसाब से देख लें, अगर 80 ऑर्डर से हम 1.5 लाख ऑर्डर पे जा रहे हैं, और अगर 1% कंप्लेन भी आती है, तो वो हम बात करें 1500, जो पहले 800 लोग कंप्लेन किया करते थे, अब 1500 लोग कंप्लेन करेंगे। तो हमने उधर भी अपना ऑब्वियसली स्टाफ काफ़ी बढ़ाया है उस चीज़ को हैंडल करें। लेकिन अल्लाह का शुक्र, हमारा जो डिलीवरी टाइम है वो मेंटेन रहा। हम प्लेटफॉर्म अक्रॉस द प्लेटफॉर्म जो है तकरीबन 25-26 मिनट में डिलीवर करते हैं नेशन वाइड, तो वही एवरेज हमने मेंटेन रखी। हमने राइडर्स अपने बढ़ा लिए, हम तकरीबन अभी 16-18 राइडर्स का भी जिक्र किया, जो स्टाफ है उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी, क्योंकि रेस्टोरेंट से भी आप डील कर रहे हैं, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी भी की है, तो उससे लोगों के लिए क्या कर रहे हैं जो आपके वर्कर्स हैं उनके लिए? देखिए, हमने ना हमारे राइडर्स को तो हमने बहुत सारा हमने रिलीफ पैकेज उनके लिए भी अनाउंस किया था। तो राइडर्स को हमने उनकी इंश्योरेंस को एनहांस किया ताकि कोविड की कवरेज भी हो जाए। हम उनको 2 वीक्स की पेड लीव भी खुद देते हैं, खुदा ना खास्ता अगर कोई पॉजिटिव आ जाता है। उनकी कांस्टेंट टेस्टिंग भी हो रही है, खुद ही वॉलंटरी टेस्टिंग तो नहीं हुई, लोगों को निकाला तो नहीं, या पैसे तो नहीं कम हुए? हमारे जीरो इम्पैक्ट ऑन डाउनसाइजिंग। हमारा इनफैक्ट
इनफैक्ट हमारा वही मैं कहने लगा था, हमारा एचआर में एक्चुअली इंक्रीज हुआ है, तो हमने तकरीबन कोई 20% अपना स्टाफ इनफैक्ट बढ़ाया है ड्यूरिंग दिस टाइम एज वेल। राइडर के साइड पे भी हमने बढ़ाया है, और बैक ऑफिस जो होता है फूड पैंडा के जो अपने एम्प्लॉइज, उस पर भी हमने बढ़ाया है। यानी कोविड में भी एक पॉजिटिव न्यूज़, एक आइलैंड है, एक पॉजिटिव न्यूज़ जो आ रही है, एक आइलैंड एक बन गया है कि जहाँ पे चीज़ें में है। आखिर में मुंतका जाने से पहले एक सवाल, क्योंकि आप ज़ाहिर बात है इसी बिजनेस से मुंसलिक हैं, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा क्या ऑर्डर होता है? मुझे बड़ी क्यूरोसिटी है, पिज़्ज़ा, बर्गर या बिरयानी? देखिए जी, पाकिस्तान तो बिरयानी का गढ़ है, बिरयानी तो बहुत जो है ना टॉप पे आती है, लेकिन आप सरप्राइज होंगे कि पिज़्ज़ा भी काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन नथिंग बीट्स बिरयानी और पराठा रोल। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। मुंतका पराचा हमारे साथ मौजूद है, कमर्शियल डायरेक्टर फूड पैंडा। गुफ्तगू पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर बिरयानी इज़ द विनर, उनका कहना था। ऑनलाइन बिजनेसेस जो ई कॉमर्स है, बहुत पोटेंशियल है, हालिया बजट आया है, उसमें भी इकदाम करने चाहिए। ये जो तानिया एड्रियस भी आई हुई थी, उनका भी यही कहना है कि डिजिटल पाकिस्तान की ट्रांसफॉर्मेशन है। कुछ लोग कहते हैं फ्यूचर है, लेकिन अब डिजिटल इज़ द प्रेजेंट। हाल में देख लें, ये कंपनीज हैं, दराज है, फूड पैंडा है, दे आर डिलीवरिंग। ये तो था आज का प्रोग्राम इनसाइट। अगले हफ्ते मजीद मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए फवाद खुर्शीद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। आज का दो टोक एक अखाड़े की शक्ल रखता है। अमेरिकन रेसलर माइक ब्राउन। इसी गुस्से में आज मैंने ये कपड़े धोने वालों को यहाँ बुलाया है। अभी 4 हफ्ते लगेंगे, मैं तुझे बता दूं। उन्होंने कपड़े धोने के लिए दिए हुए हैं या गाड़ी लीज करवानी है? मेरे पास इंपोर्टेड मशीन है, मुंह आपका लोकल प्लास जैसा। हाय गाइस, मिलते हैं चाट वाली दुकान पे। बात सुनो यार, बंद कर दो यार, ये तो बदतमीज लोग हैं। बंद करो। हेलो, बंद कर दो यार। These headlines are brought to you by नया सर्फ एक्सेल 100% मुश्किल दाग निकाले ज्यादा।